नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम संविधान के टॉपिक के अंतर्गत नागरिकता सिटीजनशिप को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता सिटीजनशिप। नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अगर अनुच्छेदों की बात किया जाए तो 5 से लेकर के 11 तक का अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक का है? 5 से 11 तक। सर्वप्रथम नागरिक या नागरिकता शब्द का प्रयोग एक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किए थे। अरस्तु ने सर्वप्रथम नागरिक, अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक है, उन्होंने सर्वप्रथम नागरिक या नागरिकता शब्द का प्रयोग किए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है, हम स्रोत के जो टॉपिक है संविधान के स्रोत के अंतर्गत पढ़ रखे हैं। ब्रिटेन की संविधान से इसने हमने अंगीकृत किया है। तो स्रोत में हम देखेंगे किस देश के संविधान से हमने अंगीकृत किया है, तो नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। और किस प्रकार की जो नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एक हरी नागरिकता जिसे हम कहते हैं। क्या होता है सिंगल सिटीजनशिप? देश और राज्य के लिए केवल आपको एक ही बार नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। देश के लिए अलग और राज्य के लिए अलग आपको नागरिकता ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां 51 स्टेट है। आपको किसी राज्य में बसना है तो उस राज्य के लिए अलग से आपको नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी और देश के लिए अलग। तो इस प्रकार की जो नागरिकता होता है उसको हम क्या कहते हैं? दोहरी नागरिकता कहते हैं। हमारे देश ने ब्रिटेन की संविधान से नागरिकता को ग्रहण किया है और एक हरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का व्यवस्था है। देश और राज्य के लिए आपको केवल एक ही बार नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। अब आते हैं, किसी भी देश में जो पर्सन होता है वो दो प्रकार के मुख्य रूप से होता है। पर व्यक्ति जो होता है दो प्रकार के मिलेंगे देश के भीतर। तो एक होगा नागरिक और दूसरा होता है विदेशी व्यक्ति। अब नागरिक किसको कहते हैं परिभाषित रूप से देखते हैं। ये राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। राज्य का पूर्ण सदस्य। राज्य का पूर्ण सदस्य कहने का मतलब है इनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य से सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होता है। सभी प्रकार के अधिकार का मतलब होता है सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही देश का नागरिक होते हैं। इनको राज्य के ऊपर पूर्ण निष्ठा होती है। राज्य के प्रति इनको क्या होता है? पूर्ण निष्ठा, पूर्ण निष्ठा होता है। साथ ही साथ राज्य इनको क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करती है। तो किसी भी राज्य का पूर्ण सदस्य जिनको सिविल एवं राजनीतिक अधिकार हो, राज्य के प्रति इनका पूर्ण निष्ठा होती है, साथ ही साथ राज्य इनको संरक्षण प्रदान करती है, ऐसे व्यक्ति को देश का नागरिक या भारतीय नागरिक माना जाता है। दूसरा होता है विदेशी व्यक्ति। विदेशी व्यक्ति जो दूसरे देश से आकर के देश में रह रहे हो, किसी कार्य के लिए रह रहे हो, उच्चायुक्त में रह रहे हो, दूतावास में रह रहे हो, या घूमने फिरने के लिए आया हो, या पढ़ने लिखने के लिए आया, उस व्यक्ति को राज्य का पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता, क्योंकि उन्हें सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। वो राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान भी नहीं होता, पूर्ण निष्ठा उनसे मतलब नहीं होता। तो विदेशी व्यक्ति जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र मतलब होता है जो मित्र राष्ट्र का व्यक्ति है, किसी विशेष कार्य के लिए आया हो, समझौता के लिए आया हो, कार्य के लिए आया हो, घूमने फिरने के लिए आया हो, वह विदेशी व्यक्ति मित्र हो सकते हैं। दूसरा है शत्रु भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो घुसपैठ कर लिया हो या जासूसी या छल पूर्वक देश में घूम रहा हो,
शत्रु देश का व्यक्ति हो, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, युद्ध चलते रहता है, सीमा विवाद चलते रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शत्रु हो सकते हैं। तो इससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। तो विदेशी व्यक्ति हमको दो प्रकार का मिलेगा, एक मित्र और दूसरा शत्रु। अब हम देखते हैं नागरिक को जो प्राप्त है सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नागरिक होता है, देश का नागरिक होता है, उसे किस प्रकार से सिविल अधिकार दिया जाता है और राजनीतिक अधिकार। तो इसे एक बार फिर से देखते हैं। भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है और इसके अंतर्गत 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद आता है। सर्वप्रथम अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक है, उन्होंने नागरिक या नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अपनी किताबों में किया है। स्रोत देखते हैं, भारतीय संविधान ने नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ब्रिटेन की संविधान से ग्रहण किया है और हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, व्यक्ति जो है किसी भी देश में दो प्रकार के होते हैं, एक जो है नागरिक जिसका राज्य का पूर्ण सदस्य माना जाता है, इन्हें सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ये राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, साथ ही साथ राज्य इनका पूर्ण संरक्षण भी देती है। विदेशी व्यक्ति होता है जो भारत से बाहर आकर के किसी विशेष कार्य के लिए रह रहे हैं, जिनको सिविल एवं राजनीतिक अधिकार नहीं होता। ये भी दो प्रकार का, मित्र और शत्रु। आगे हम देखते हैं इनको कौन कौन से सिविल अधिकार प्राप्त होता है। जो देश के नागरिक होता है उसको दो प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं पूर्ण सदस्य होने की वजह से। एक है सिविल अधिकार। सबसे पहले हम इसके सिविल अधिकार को देखेंगे। जो देश का नागरिक है, जिनको नागरिकता प्रदान की गई है, वो पूर्ण सदस्य होते हैं, साथ ही साथ उनको सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। तो भैया सबसे पहले हम देखेंगे इनको सिविल अधिकार कौन कौन से प्राप्त हुए। सिविल अधिकार की अगर बात किया जाए तो हमको मौलिक अधिकार को पढ़ना पड़ेगा। भारत के जो नागरिक है उनको खास प्रकार के मौलिक अधिकार से उनको सिविल अधिकार प्राप्त है, जो विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित आर्टिकल नंबर 15 का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 15 जो है भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त होता है। भारतीय नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्रदान की गई है। क्या उल्लेख है? तो धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा स्थान के आधार पर भारतीय नागरिकों के बीच भेदभाव वर्जित है। भेदभाव वर्जित है। देश का जो नागरिक होगा उन्हें धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह है आर्टिकल नंबर 15 के प्रावधान। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी व्यक्ति को इनके तहत जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में क्या लिखा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आर्टिकल नंबर 16 में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है मौलिक अधिकार का? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो सरकार के नियोजन है उसमें सबको अवसर समान रूप से प्रदान किया जाए, चाहे नौकरी का हो, सरकारी सेवाएं हैं उसमें भारतीय नागरिकों को ही प्रदान की जाएगी। अब विदेशी व्यक्ति को हम लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान नहीं कर सकते, नहीं तो कोई भी विदेशी व्यक्ति तुम्हारे देश में आएंगे, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 204 देश हैं, सब के सब आ जाएंगे, सब दूसरे देशों का बेरोजगार भारत में आ जाएगा और नौकरी मांगने लग जाएगा, क्योंकि अगर उनको हम अवसर की समानता दे दिए तो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे देश में ऐसी भी बेरोजगारी है, 140 करोड़ यहाँ की जनता है, तो अपने देश को के लोगों को हमको रोजगार देना है, उनकी समस्याओं को समाधान करना है। किसी विदेशी व्यक्ति को हम अवसर का समानता प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए जो आर्टिकल नंबर 16 में वर्णित है लोक नियोजन में अवसर का समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी व्यक्ति को इस प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती हमारा देश का संविधान।
इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम जानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक का स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, निवास करने का स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की, जो संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 19 में। तो आर्टिकल नंबर 19 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। हम किसी भी विदेशी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, नहीं तो आकर के वो देश विरोधी बात करना चालू कर देगा। हालांकि यह देश विरोधी बात, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बात भारतीय नागरिकों को भी प्रदान नहीं करती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसमें युक्त क्या है? प्रतिबंध है। तो विदेशी व्यक्ति को तो हम ये आर्टिकल के तहत जो प्रावधान है उसको देते ही नहीं। वो किसी भी प्रकार का अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देश के भीतर फैला नहीं सकता, वो कहीं भी निवास नहीं कर सकता, वो व्यवसाय नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 19 में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो देश के नागरिकों के लिए, किसी भी विदेशी पर्सन के लिए ये अधिकार नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल 30। ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान की गई। आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। 29 क्या कहता है? 29 अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, उनको अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा को बनाए रखने के अधिकार प्रदान की गई है। और यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिकार नहीं दिया है। भारत के जो अल्पसंख्यक नागरिक है उनको ही यह अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रदान की गई है। उनको अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को बरकरार रखने का अधिकार प्रदान करती है। अब विदेशी व्यक्ति आ गया जो अल्पसंख्यक है, उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। भारतीय व्यक्ति, ठीक, उनके ही जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनको ही संस्कृति, लिपि और भाषा का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है आर्टिकल नंबर 30। इसके तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको मनपसंद अपना शिक्षण संस्थान और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। ये दोनों अल्पसंख्यक के लिए है, वो भारतीय अल्पसंख्यक के लिए जो देश के नागरिक हैं उनके लिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये 5 जो अनुच्छेद है उनके अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। किसी भी विदेशी जो नागरिक है उनके लिए लागू नहीं होगा। इसको याद रखना। कौन कौन से? अच्छे से याद कर लेना भैया। 15, 16, 19, 29 और ये 30, इनमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अन्य जो फंडामेंटल राइट्स है वो भारतीय और विदेशी दोनों व्यक्ति के लिए लागू होगा। इतना अलग से हमको याद कर लिए। जो बच गया भारतीय और विदेशी व्यक्ति दोनों के लिए लागू होगा। जैसे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो ये बातें जो है भारतीय और विदेशी दोनों व्यक्ति के लिए होगा। समझ में आ रहा है? 20 है, ठीक है। 21 में आर्टिकल में वर्णित बातें हैं, ये सब किसके लिए होगा? भारतीय और विदेशी व्यक्तियों दोनों के लिए प्रदान की गई है। तो अच्छे से हमको याद रखना है। तो इसके अंतर्गत आपको सिविल अधिकार आपको समझ में आ गया। भारतीय नागरिकों को किस प्रकार से सिविल अधिकार प्रदान किया गया है और इसे अच्छे से समझना है तो हमको मौलिक अधिकारों को अध्ययन करना पड़ेंगे। दूसरा है, आ जाते हैं हम राजनीतिक अधिकार। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपके पास पर्याप्त समय रहता है। राजनीतिक अधिकार क्या होता है? किसी भी देश के व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है सबसे पहले उनका वोट और इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार। राजनीतिक
अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला अधिकार होता है आपको वोट करने का अधिकार और दूसरा होता है चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आप भारतीय नागरिक हो, आपका वोटर आईडी बना हुआ है, इसलिए आपका वोट फिक्स, आप वोट डाल सकते हैं। दूसरा चीज है आप चुनाव लड़ सकते हो। भारतीय नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वोट डालने का अधिकार, यही महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है। अब इस अधिकार का प्रयोग करते हुए आप देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जा सकते हो और एक केवल भारतीय नागरिक है। आपने राष्ट्रपति के कॉलम में आपने पढ़ा तो सर्वप्रथम कहते हैं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आप देखते हो तो पहला पॉइंट लिखते हैं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की बात आती है तो अब भारत का नागरिक होना अधिकार पहला पॉइंट आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात अगर किया जाए तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जब बात आती है, योग्यता वाली बात आती है, तो पहला पॉइंट लिखा रहता है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जितने भी संवैधानिक पद आपको संविधान के अंतर्गत मिलेगा वहां पर आपने योग्यता और शर्तों में पहला पॉइंट आपने पढ़ रखा है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको देश के नागरिक होने की वजह से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। ठीक, तो ये हो गया जो पूर्ण सदस्य होता है उनको राजनीतिक और सिविल अधिकार। अब अधिकार तो हमको प्राप्त हो गया है। अब हम हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है, सबसे पहले देखते हैं अब कर्तव्य। नागरिकों का देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होता है। सबसे पहला जो देश का नागरिक होता है वो टैक्स पटाता है। ठीक, टैक्स कर प्रदान करती है। आपका टैक्स भी व्यक्ति है तो निश्चित रूप से आपको कर पटाना पड़ेगा। विदेशी व्यक्ति कर नहीं पटाता। जो भारतीय नागरिक है अपने देश की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपने देश में राजस्व के हिस्सा को बढ़ाने के लिए, देश का नागरिक होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले प्रावधानों को आपको निष्ठापूर्वक क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आपको सम्मान करना पड़ेगा, संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, देश की कानूनों का सम्मान करना पड़ेगा। तो जो भी चीज आदर्श है, भारत की प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। अब हमारे कर्तव्य के रूप में हम देखें तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 का है वहां पर आपको स्पष्ट मिलेगा भाग 4 का किससे संबंधित है भाई? मौलिक कर्तव्य। ठीक, यहां पर आपको पता चलेगा कि भारत के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है। मौलिक कर्तव्य का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ गया। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल राइट्स आपको प्राप्त है, सिविल राइट्स प्राप्त है, तो नागरिकों को ये प्राप्त है, राइट्स प्राप्त है। तो राइट्स प्राप्त होने के साथ साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। हम पढ़ते हैं नागरिकता संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि 5 से लेकर के 11 तक का अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो प्रत्येक आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में लिखा है संविधान के प्रारंभ होने के समय की नागरिकता। संविधान लागू होने के उपरांत के समय की नागरिकता। संविधान के लागू होने के प्रारंभ होने के समय के नागरिकता, जो प्रत्येक भारतीय है उसे भारत का नागरिक माना जाए। तो इसके अंतर्गत 3 टर्म ऑफ कंडीशन है। जो भारत में जन्मा हो, संविधान लागू होने के उपरांत भारत में जन्मा हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है जिनके माता या पिता का जन्म भारतीय भूभाग में हुआ हो, वह भी क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगी। जिनका जन्म भारत में हुआ है संविधान लागू होने के उपरांत
समझ में आ गया? जिनके माता पिता का जन्म भारतीय भूभाग पर हुआ है, या संविधान लागू होने से पूर्व 5 साल पहले, अर्थात संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो इससे 5 साल पहले अर्थात 1945 की स्थिति की बात है, वह भारत में रह रही हो या रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से पहले बहुत सारे विदेशी भारत में आकर रहने लग गए, उनमें से कुछ विदेशी तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे, जैसे श्रीमती एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, आजादी के बाद भी वो भारत में बसी रही, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 6, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत वर्णित है कि जो व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय में पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आए थे, उनसे संबंधित प्रावधान इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति भारत और पाकिस्तान का विभाजन के समय भारत को छोड़ करके पाकिस्तान को छोड़ करके भारतीय क्षेत्र पर आए थे, उनसे संबंधित नागरिकता वाले प्रावधान आर्टिकल 6 में वर्णित है। अब इसके लिए एक क्राइटेरिया दिया है 19 जुलाई 1948, ये क्राइटेरिया, ये 19 जुलाई 1948 वाला डेट का क्या मामला है, तो इस दिन परमिट व्यवस्था लागू हुआ था। परमिट व्यवस्था किनके लिए था, जो पाकिस्तान क्षेत्र से भारत की ओर प्रव्रजन कर रहे थे, तो इसके अंतर्गत 2 टर्म दिए थे नागरिकता के, एक है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत प्रवास और दूसरा है बाद में। तो जो पहले आ गया 19 जुलाई 1948 से जब परमिट व्यवस्था लागू हुई थी, उनसे पहले आ गया, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं थी, तुरंत भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि जब परमिट व्यवस्था लागू नहीं था तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। उसके बाद प्रव्रजन बढ़ गया तो उसको देखते हुए सरकार ने परमिट व्यवस्था लागू कर दिया, 19 जुलाई 1948 की क्राइटेरिया बांध कर लगा दिया, और इसमें स्पष्ट कह दिया जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत प्रव्रजन हो रहा है, जिन पाकिस्तानियों का पाकिस्तान क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं बाद में, उनको 6 माह भारत में रहना पड़ेगा, रहने के बाद ही उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। 19 जुलाई 1948 से जो पहले परमिट व्यवस्था लागू नहीं हुआ था तब आ गए तो कोई बात नहीं, कोई रोक टोक नहीं थी, आए और सीधा घुस गए, भारत के नागरिक हो गए। लेकिन सरकार ने प्रव्रजन को देखते हुए परमिट व्यवस्था लागू कर दी। परमिट व्यवस्था 19 जुलाई 1948 की क्राइटेरिया, इसके बाद आएंगे तो उसको तुरंत नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? 6 माह रहने के बाद उनको क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की। यह आजकल इसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? समय की मांग थी, उस समय के आधार पर इसको संविधानविदों ने क्या किया था, अपने आर्टिकल के अंतर्गत पुट किए थे। समझ में आ रहा है? तो एक तत्कालिक व्यवस्था। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7, तो ये भी वही मामला है प्रव्रजन वाला, तो यहां पर उल्टा है, जो व्यक्ति इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान यहां पर वर्णित है। इसमें भी डेट है 1 मार्च 1947 से पहले भारतीय भूभाग को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के त्रासदी का प्रावधान, दोनों देश से अफरा तफरी थी, यहाँ का व्यक्ति वहां, वहां का व्यक्ति यहाँ, तो बहुत सारे लोग विभाजन के दौरान भारतीय भूभाग को छोड़कर पाकिस्तान क्षेत्र पे चले गए थे। 1 मार्च 1947 से पहले की स्थिति की बात है। अब वहां रहने लगे, उनको अच्छा नहीं लगा, वहां पर भी उनके साथ त्रासदी हुई। यहां तो बढ़िया सुख चैन से वह रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन का त्रासदी उनको मजबूर कर दिया था कि वो भारतीय भूभाग को छोड़ करके पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। लेकिन वहां बिल्कुल मन नहीं लगा, क्योंकि वहां तो और अव्यवस्था है, भारत तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो सुख और शांति से वो लोग जी रहे थे। समझ में आ गया? लेकिन अव्यवस्था वहां जाने के बाद उनकी बढ़ गई। अब वो अपने स्वदेश पुनः लौटना चाहते थे। समझ में आ रहा है? आप लौट चलने वाली स्थिति थी। तो ऐसा व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए थे,
अब वहां कुछ दिन रहने के बाद वापस लौट रहे थे, तो उनको तुरंत नागरिकता प्रदान नहीं की गई। 6 माह भारत में निवास करने के बाद, यहां भी 6 माह का क्राइटेरिया आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 6 माह पुनः भारत में उनको निवास करने के बाद नागरिकता प्रदान की गई। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 6 और 7, भारत और पाकिस्तान से आने जाने वाले लोगों का प्रवर्जन। कौन से समय का? ये स्थिति है भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय की पृष्ठभूमि। इसीलिए आज इस आर्टिकल का 6 और 7 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये स्थिति तो अब है नहीं। समझ में आ रही है? तत्कालिक जो व्यवस्था था संविधानविद ने अपने संविधान में पुट कर दिए थे। समझ में आ रहा है? कोई शक्तिशाली इसके लिए कानून नहीं बना था। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 8 को। समझ में आ गया? आर्टिकल नंबर 8 में भारतीय मूल का ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं उनसे संबंधित ये अनुच्छेद 8 में है। ऐसे मूल निवासी जो विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल का व्यक्ति है और कहां रह रहा है? विदेशों में रह रहा है। भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन कहां रह रहा है? विदेश में रह रहा है। उनसे संबंधित नागरिकता का प्रावधान। बहुत सारे लोग जो है 1947 या उससे पहले विदेश चले गए थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, कनाडा में बस गए थे, जर्मनी चले गए थे, जापान चले गए थे, आजाद हिंद फौज के बहुत सारे लोग बाहर प्रवर्जन किए गए थे। समझ में आ रहा है? जो भारत को आजादी दिलाने के लिए उद्देश्य से गए थे, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के उद्देश्य से बाहर बहुत सारे संस्थाओं में रह रहे थे, कनाडा में, जर्मनी में, सिंगापुर में, जापान में, यूरोप में। समझ में आ रहा है? तो आजादी के बाद भी वो वहीं रहने लग गए, और तो उनसे संबंधित नागरिकता जब वो भारत वापस आए, किसी भी आजाद होने के बाद जब वो लौटे, तो उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान का आर्टिकल नंबर 8 में वर्णित है। जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारतीय भूभाग में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, उनका बच्चा, समझ में आ रहा है, वो भारत के नागरिक माना जाएगा। लेकिन उनको आवेदन करना पड़ेगा सक्षम अधिकारी के पास, दूतावास में। क्या करना पड़ेगा? दूतावास में आवेदन करने के बाद वो भारत के नागरिक बन सकेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 8 जो है, भारत से भारतीय मूल का व्यक्ति भारत किसी कारणवश से बाहर चले गए थे, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब 6, 7, 8 में जो प्रावधान वर्णित था, उस समय संसद ने नागरिकता संबंधी कोई ठोस कानून नहीं बनाए थे। सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी कानून जो है 1955 में बनी, नागरिकता अधिनियम 1955। तो उससे पहले जो 5, 6 और 7 और 8, समझ में आ रहा है, इसके आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती थी। उसके बाद संसद ने ठोस कानून बनाया 1955 में। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 जो है नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर 9 क्या चीज है? अनुच्छेद 9, नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता का समाप्त होना। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, विदेशी नागरिकता, जिन्होंने अपने स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दिया है, या फिर फर्जी तरीके से, चीटिंग तरीके से नागरिकता ग्रहण किए। चौथा पॉइंट यह है, देशद्रोही हो, देश के एकता और अखंडता को तोड़ने का साजिश करने वाले देशद्रोही व्यक्ति की भी नागरिकता क्या किया जा सकता है? समाप्त। तो आर्टिकल नंबर 9 बताता है किस प्रकार से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। या तो व्यक्ति जो है स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर दिया है, या विदेशी देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया। तीसरा चीज है, उन्होंने अगर फर्जी तरीका से नागरिकता को ग्रहण किया है तो उससे संबंधित प्रावधान है। और चौथा पॉइंट है, अगर व्यक्ति जो है देशद्रोही का काम करता है,
राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, राष्ट्रगान का भी अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही घोषित किया गया है। और ऐसा व्यक्ति जो है क्या किया जा सकता है, उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता का बने रहना। नागरिकता तभी बना रहेगा जब व्यक्ति अन्यथा कार्य ना करे। अन्यथा, भाई देश के नागरिक तभी बने रहोगे ना जब आपको देश के नागरिक होने की तमीज हो, आप नागरिकता को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हो। अगर कोई देशद्रोही काम कर रहे हो, फर्जी तरीका से आप नागरिकता ग्रहण कर लिए हो, यथा स्थिति नहीं, अन्यथा कार्य आप नहीं किए हो, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता बना रहेगा, नहीं तो फिर नागरिकता समाप्त। अब आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 जो है, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को पावर है नागरिकता संबंधित कानून, और संसद के कानून के आधार पर सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम बनी। उसके बाद 1986 में सर्वप्रथम संशोधित हुआ। 1986 में सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी संशोधन कब हुआ? 1986 में। 1986 के बाद 2003 में नागरिकता संबंधित प्रावधान रखे, 5 के बाद 2015 में, फिर 2019 में। तो ये नागरिकता संबंधी संशोधन होते रहे हैं। पहला नागरिकता संविधान संशोधन कब हुआ था? 1986 में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 1986 में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, या पहला नागरिकता अधिनियम कब बने? तो 1955 में। संसद ने नागरिकता संबंधी सर्वप्रथम ठोस कानून कब बनाया गया? तो 1955 में। तो ये हुआ आज का वीडियो, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, जैसे 1955 का अधिनियम, नागरिकता और समाप्ति, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। नागरिकता संबंधी जो भी अधिनियम है, अन्य बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।